अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कल चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियली आगाज हो रहा है। बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में एक इस लेवल का टूर्नामेंट आ रहा है और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां जहां ये मैचेस होंगे, खासतौर पर लाहौर में या कराची में, मुझे पता है उनको वहाँ ट्रैफिक की मुश्किलात होंगी, सब होंगी, लेकिन आप ये सोच के बर्दाश्त करें कि हमारे मुल्क में क्रिकेट जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत सालों के बाद आ रही है, तो अगर हमें छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब सवाल लोग मुझसे ये कर रहे हैं बार बार कि जनाब, क्या हमारी क्रिकेट टीम जीत सकती है ये चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं जीते? क्या इंडिया को हम हरा सकते हैं, बाकी मैचेस को छोड़ दें? क्योंकि अब उसमें जस्ट वो बुमराह भी नहीं है, तो ये बड़ी एक इंडियन टीम के लिए दिल आज़ारी वाली बात है कि उनका स्ट्राइक बॉलर जो है, मेन स्ट्राइक बॉलर जो है, वही ना हो उसमें। लेकिन पाकिस्तान में भी साइम अयूब नहीं है, यानी प्लेइंग 11 में, तो पाकिस्तान को भी उसकी एक कमी बड़ी महसूस होगी। अब दो लोगों को सिर्फ आज मैंने दावत दी है। एक सिर्फ एज अ बैट्समैन, उनको मैंने कहा कि वो आएंगे और हमें बताएंगे बैटिंग के बारे में, T20 की बैटिंग के बारे में। और दूसरे जो है ना, वो तो मैं उनका तो बहुत बड़ा फैन हूँ। वो पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, वो कोच भी रह चुके हैं, और वो बहुत हाईली अकम्पलिश्ड प्लेयर। और मैं उनके मुतालिक बताऊं कि वो क्रिकेट फील्ड में उनको कहा जाता था ही इज़ अ फाइटर, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आमिर सुहेल, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। और अगर पाकिस्तान में हम गिफ्टेड प्लेयर्स की बात करें कि बड़े गिफ्टेड लोग जो आए, वो कितना खेले, कम खेले, ज़्यादा खेले, कतई नज़र उसके, लेकिन उनके टैलेंटेड होने पे कोई दो राय नहीं। उमर अकमल उनमें से एक है। तो इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आप हमने एजुकेट करेंगे नाजरीन को भी और मुझे भी। तो आमिर भाई, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि जितना आपका तजुर्बा और जितनी आपकी गहरी नज़र है वो कम लोगों की होती है। और आप तो एक्चुअली प्लेयर्स बनाते भी रहे हैं, प्लेयर्स को वो क्या कहते हैं, उनको मंजावा भी करते रहे हैं। तो यू हैव अ वेरी कीन आई ओवर देयर। मुझे ये बताइएगा कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम, किसकी तैयारी ज्यादा बेहतर लग रही है आपको? देखिए, अगर आप सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, उमर को भी, और सब देखने वालों को। देखिए, जो आपको टीम में इस वक्त फॉर्मिडेबल लग रही हैं और उनकी करंट फॉर्म को देखा जाए तो साउथ अफ्रीका इज देयर, ऑल्दो पाकिस्तान ने उनको हराया। उसके साथ साथ अगर आप न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं तो इस टीम में सवाए विलियमसन के इतने बड़े सुपरस्टार्स नहीं है, इतने बड़े जो है आपके एक्स फैक्टर वाले प्लेयर नहीं है। लेकिन ये टीम बहुत ज्यादा मेहनती है और ये कॉन्ट्रीब्यूशंस पे बहुत ज्यादा बिलीव रखती है, अपनी लिमिटेशन में रह के खेलते हैं, और इन कंडीशंस के हिसाब से उनके पास टीम भी तगड़ी है। तो मेरा ख्याल है ये टीमें दो जो हैं वो तो लग रहा है कि अच्छी तैयारी में है। और इंडिया की टीम भी बहुत अच्छा खेलती आ रही है। ऑस्ट्रेलिया अभी उनको सेटबैक हुआ है। उनके लिए होता यह है कि उनके अगर मेन प्लेयर बाहर भी चले जाओ तो उनके लिए ये टेम्परेरी इनकन्वीनियंस है, लेकिन वो उनके पास जो बेंच प्लेयर्स हैं वो भी तगड़े होते हैं। सो आई थिंक ये जो टीमें हैं वो आपको तगड़ी नजर आ रही हैं। पाकिस्तान टीम में भी जो है वो तगड़े प्लेयर्स हैं, सिर्फ मेरे ख्याल में उनको कॉम्बिनेशन अपना जो है वो उसको अच्छा वेल थॉट आउट करना है, और ये देखना है कि इस ट्रायंगुलर सीरीज में हम किन चीजों में पीछे हैं और किन चीजों की वजह से हम लोग जो हैं वो इतना जो है कंसिस्टेंटली खेल पाए। अगर किसी बॉलर को आखिरी ओवर्स में मार पड़ी है तो कोशिश करनी चाहिए कि उनके ओवर्स जो है वो मिडल में खत्म करवा के किसी और की तरफ देखा जाए। सो आई थिंक ये टीमें जो हैं वो जबरदस्त कंपीट कर सकती हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अहमद शहजाद ने रिजवान की कैप्टनसी को बड़ा क्रिटिसाइज किया। आई थिंक जियो पे उन्होंने किया या कहीं किया, उन्होंने किया है, काफी क्रिटिसाइज किया है। आर यू हैप्पी विद हिम एज अ कैप्टन? देखिए, अभी वो रिसेंटली जो है वो साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत के आ रहे हैं, और देखिए इस जो ट्रायंगुलर सीरीज में काफी लोगों ने आईब्राज रेज किए कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग क्यों की, अच्छा वाला चेज कर रहे थे। लेकिन ये देखना है कि आपने पहले जो 2 मैचेस खेले वो चेज किया है। पहला मैच आप न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक है हारे, दूसरा आपने सक्सेसफुल चेज किया है। आपने ये भी देखना था कि आपकी बॉलिंग जो है वो कहां पे स्टैंड कर रही है। और जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे
तो फिर आपको सांस लेने की जो है वो इतनी ज्यादा जो है मोहलत नहीं मिलेगी कि अगर आप एक मैच हार गए तो फिर आप जो है वो चेज ही करते रहेंगे टूर्नामेंट। सो आई थिंक ठीक है, कई दफा आपको सब्जेक्टिवली जो है वो बड़ा फर्म होना पड़ता है और ऑब्जेक्टिवली आप फ्लेक्सिबल होते हो। कई दफा ऑब्जेक्टिवली आप जो है वो फर्म हो जाते हो और सब्जेक्टिवली आप फर्म होते हो। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखने के बाद आपको जो है क्लोजर टू द बड़ा टूर्नामेंट, आई थिंक सिलेक्शंस के ऊपर काफी लोगों के आईब्राज हैं, लेकिन इस टाइम मैं समझता हूं इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर आप कोई सॉल्यूशंस बताते हैं तो वो टीम की हेल्प करेगा। ये हेल्प नहीं इस वक्त करेगा कि अगर आप ज्यादा क्रिटिसाइज करो। देखें, आप पॉइंट नोट करके रखें, जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी तो उसके बाद आप बताइए कि भाई यहां पे गलत थे, ये सही हो सकता था, फ्यूचर में आपने क्या करना है। उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आप आए खरा सच पे, आज पहली बार आप खरा सच में आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि सारी टीम्स की परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर लेंगे सब कुछ, पाकिस्तान टीम की फील्डिंग के ऊपर क्या बात करें? कभी कोई ऐसा टाइम रहा है हमारे ऊपर कि हम कहें कि हमारी फील्डिंग जो है वो इमैक्युलेट रही है और हमें वो टूर्नामेंट जिताएगी? बल्कि ये मुझे आमिर से ही पूछना चाहिए। जी आमिर, आप ही बताइएगा फील्डिंग के बारे में, क्योंकि आप तो क्लोज इन फील्डर भी रहे हैं। फील्डिंग जो है, देखिए ये पर्सनल चीज है, इसके ऊपर आप पर्सनल एफर्ट करते हैं। इसमें आपको ठीक है, कुछ लोगों को नेचुरल, जिस तरह जॉन्टी रोड्स थे उनको नेचुरल टैलेंट था, लेकिन ये ऐसा एक फॉसेट है जहां पे आप मेहनत करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को बड़ा सेफ फील्डर बना सकते हैं। बिल्कुल ये कंसर्न है कि फील्डिंग के लैप्सेस हमारे होते हैं। कई दफा तो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग हो जाती है, कई दफा जो है वो बिल्कुल जो है वो फील्डिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये हमारी फील्डिंग तब खराब होती है जब हम प्रेशर जो है वो फील करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कुछ प्लेयर्स की बात करें, अगर वो समझ रहे हैं कि मेरी टीम में जो है वो जगह जो है उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो उनकी जो सोच है वो उस तरफ लगी हुई है रादर देन जॉब इन हैंड। तो आई थिंक जो प्लेयरों को चीज करने की जरूरत है वो सारा कुछ भूल के ग्राउंड पे जब आए तो जो जॉब इन हैंड है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। और मैं फिर कहूंगा, दिस इज अ पर्सनल थिंग, आप मेहनत करके अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके जो की बैट्समैन हैं और की बॉलर्स हैं वो बड़ी रेगुलरली बहुत लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कब ये डिसीजन होता है कि यार इनको चेंज कर लें? आप सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआत में हम क्यों ये सजेशन दे रहे हैं? बोर्ड को पहले क्यों नहीं ख्याल आता? देखिए, सबसे पहले मुबशिर भाई मैं यहां पे एक बात करना चाहता हूं, वो ये है कि आप अगर जीपी के पास जाते हैं तो वो आपको डिफरेंट मेथड्स के साथ, डिफरेंट मेडिसिन के साथ आपको ठीक करने की कोशिश करता है। सर्जन के पास जाएंगे वो काटने की बात करेगा, ठीक है। सो देखें, आपके जो प्लेयर्स हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अगर उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया है तो उनको हेल्प की जरूरत है ना, ऑब्वियसली। तो वो हेल्प क्यों नहीं मिल रही, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देखें, मैं काफी अरसे से यही कहता आ रहा हूं कि जो क्रिकेट के हालात हैं वो हम क्रिकेटर्स की वजह से हैं। अगर आप बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड या बाकी लोगों की, वो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं आते और वो रिलायंट होते हैं क्रिकेटर्स की जो सजेशंस के ऊपर। अगर उनको सही सजेशन मिलती है तो काम अच्छा हो जाता है, सही सजेशन नहीं मिलती काम जो है वो आगे नहीं चलता। मेजर कंसर्न ये है कि आपके पास एक कोचेस का जो है वो बहुत बड़ी टीम है आपके पास। हैव दे डन एनीथिंग? अब देखें ना, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, उनके ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे वो इसकी पेस खत्म हो गई है, इसकी पेस खत्म हो गई है। कॉन्टिन्यूअस जो था वो क्रिटिसिज्म था। बात यह है कि उन्होंने कभी भी 150 के ऊपर बॉलिंग नहीं की और उनकी स्ट्रेंथ थी स्विंग करना गेंद का। अब देखिए, जब उनको क्रिटिसिज्म हुआ कि इनकी पेस खत्म हो गई है, उन्होंने पेस बढ़ाने की कोशिश की, उनकी स्विंग चली गई। सो बात यह है कि सॉल्यूशंस जो हैं उनकी जरूरत है। क्रिटिसिज्म तो होता रहता है जी, वो तो बड़ी आसान चीज है। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? अब मैंने जिस तरह पहले बात की कि शाहीन शाह अफरीदी अगर आखिरी ओवर्स में स्ट्रगल कर रहा है
तो आप उसको बीच में ले आए, उसके बीच में ओवर खत्म करवा दें। मुझे याद है जब वकार यूनुस से पुराना बॉल होना बंद हो गया था और उनको काफी ज्यादा हिटें पड़ती थी, उस वक्त मैं कप्तान था, तो हमने यही डिसाइड किया कि अब इनकी पेस खत्म हो गई है लेकिन इनकी यूटिलिटी है, अब इनकी जगह हम किसको आखिर में बॉल कराएं। सो हमने डिसाइड किया कि चूंकि सकलान मुश्ताक गेंद बार बहुत आला निकालता तो इनको आखिरी ओवर कराएंगे। सो आपने अडेप्ट करना है और आपने इंप्रोवाइज करना है। देखिए शाहीन की अभी यूटिलिटी खत्म नहीं हुई, वो विकेटें ले रहा है, अगर वो रन्स दे रहा है तो वो आखिर में जाके दे रहा है। तो आपने यही सोचना है कि भाई हमने इसके चीजों के सोल्यूशन किस तरह निकाले। इस पे मैं आपको एक और बात कहूंगा, क्वेश्चन किया है, मैं आपसे टोटली यानी देखिए आपका तजुर्बा अपनी जगह पे है, लेकिन एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, पहले उमर से भी मैं उसकी राय ले लूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में ओवरऑल व्यू क्या है उमर अकमल आपका। उमर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके आमिर साहब, प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक मैच देख रहा था जिसमें पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने धोया था पाकिस्तान को। शाहीन अफरीदी क्लोज एंड फील्ड कर रहे हैं, आई थिंक स्लिप पे फील्ड कर रहे थे, कहाँ पे फील्ड कर रहे थे, बड़ी सीरियस एक हार्ड किस्म की स्निक आई है उनकी तरफ, उनकी उंगलियां लगी हैं लेफ्ट हैंड की और वो गेंद तो निकल गई लेकिन वो अपना हाथ ही मलते रहे। आई एम श्योर ही वॉज हर्ट। उसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर करा दिया अपना, और वो उस आखिरी ओवर में जो हुआ वो सबको पता है। तो इतने की बॉलर को क्लोज इन फील्ड में रखता कौन है? देखिए ये तो कंसर्न है, लेकिन अब आप लोगों को छुपा नहीं सकते। देखिए एक तो जो रूल्स चेंज हुए हैं, और रूल्स ये चेंज हुए हैं कि अब आपको एक टाइम अलॉटेड है कि जिसके दरमियान 2 ओवर्स के दरमियान आपने अगले ओवर के लिए तैयार होना है। तो उसमें अगर आप एक बंदे को सेव करना चाह रहे हैं तो आपको तो ओवर्स का फाइन हो जाएगा। सो आपने सारी चीजों को सामने रख के करना है। और अनफॉर्चुनेट था कि लास्ट टाइम जब उनको गेंद लगी वो इनसाइड, मेरा ख्याल है उन्होंने फ्लिक किया, ही वाज एट शॉर्ट फाइन लेग, सॉरी सिली, तो अब इसके अलावा आप बिल्कुल लेग स्लिप के ऊपर थे रेफरी, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर थे। तो अब आप कितना छुपा सकते हैं, कबाहतें भी बहुत ज्यादा है ना। जी उमर, आप सुन रहे हैं इतनी देर से, क्या कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? वालेकुम सलाम। आमिर भाई, आपको भी मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, मैंने आपके कोई भी सवाल नहीं सुना, जरा मुझे बता देंगे तो आपकी मेहरबानी। आपकी राय क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीत रहा है और हमारी तैयारी कैसी है? मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस तो आमिर भाई का है। जो हमारी टीम है उसको लेके थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास एक स्पिनर है और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो भी इतना नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो बैटिंग साइड है ऊपर से तो वो अच्छा स्टैंड दे रही है, जो नीचे मिडिल ऑर्डर है वो इतना डिलीवर नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए। कि जैसे आप ये कह लें कि लास्ट मैच में भी ऊपर से अगर क्लैप्स हुआ था तो उसके बाद सलमान अली आगा ने और रिजवान ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड की थी, तो फिर इस चीज को खुशदिल शाह ने और तैयब ताहिर को इसको कन्वर्ट करना चाहिए था एक बड़ी इनिंग्स में, कि 300 के करीब लेके जाते हैं, 300 प्लस करते तो वो ज्यादा अच्छा होना था। तो थोड़ा सा हमें बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा वीक लग रहा है और मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो फिर ठीक क्या है हमारा ठीक, क्योंकि फील्डिंग तो ठीक है नहीं। मेरा ख्याल है कि आमिर भाई बताएंगे। आमिर भाई काफी उनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, वो क्या गलतियां कर रहे हैं हमारे बैट्समैन जो उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए हमारे जो मिडिल ऑर्डर है ना, मैं पहली बात तो एक यहाँ पे ओपनली कहना चाहूंगा, शायद मेरी अपनी राय है, आमिर भाई से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आमिर भाई से माजरत करता हूँ कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ना इतनी प्योरिटी नहीं दी जाती। That's true. और हमारी जो क्रिकेट है वो सिर्फ थ्रू आउट अब PSL रह गई है, कि PSL में जो 2 छिक्के लगाता है, 2 बाउंड्रियां लगाता है, बस ये हमें बैट्समैन मिल गया है। कोई 3 आउट करता है जी, बस ये हमें बॉलर मिल गया है। अब ये चीज PSL से या दूसरी लीगों से आप नहीं ले सकते। आप जब तक अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्योरिटी नहीं देंगे तो वो टैलेंट सामने नहीं आएगा, वो एक भूख सामने नहीं आएगी उस प्लेयर में कि यार मैंने अगर ग्रीन कैप लेनी है ना तो मैंने लंबे अरसे के लिए लेनी है। आप मुझे खुद बता दें,
शायद आमिर भाई मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आखिरी 2 से 3 सालों में हमने कितनी ग्रीन कैपें दी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमने कितनी ग्रीन कैपें दे दी हैं। उमर, अगर मैं कोई जाती सवाल करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जी बताएं। अगर नहीं नहीं, मैं अगर आपने ना जवाब देना हो तो आप ना देना, मैं आपको ये आपका राइट है आपका। लेकिन आप बाबर आजम के फर्स्ट कजन है तो थोड़े से टिप्स उसको भी देते हैं कि भाई अपनी कैप की इज्जत रखो। 3 साल हो गए तुमने को 50 नहीं मारा, 3 साल। देखें, इसमें हम लोगों ने ही जैसे मैंने एक सवाल आपका सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के पास या इनके पास अगर इनके कोई मेन प्लेयर नहीं आ रहे थे तो आमिर भाई का मैंने एक ही सवाल सुना था कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। That's true. ठीक है, आप ये देखें कि हमारी टीम में अगर बाबर 5 साल कप्तान रहा है तो बाबर की जिम्मेदारी थी कि वो तकरीबन 2 टीमें बनाता। वो टेस्ट, वनडे, T20 का 5 साल कप्तान रहा है। उसको चाहिए था कि बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत करता कि कोई भी प्लेयर बाहर भी होता ना तो कोई टीम पे फर्क ना पड़ता। उसने सिर्फ 3-4 लोगों में ही अपनी टीम 5 साल की रखी है। हाँ, तो उसने तो उन प्लेयर्स को खेलने नहीं ना दिया उमर, जो 100 मारते थे और जो कंसिस्टेंट थे और अपनी दोस्तों को खिलाता रहा ना। ये भी तो सच है ना। मैं यही चीज आपसे बोलने लगा हूं ना कि अगर वो बेंच स्ट्रेंथ अपनी मजबूत करता तो आज मेरा ख्याल है कि जो गलती सरफराज ने की थी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 की, आज यही गलती बाबर ने की है। कि मैं खुद बाबर के पास गया था और मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था। मैंने कहा था कि बाबर, मुझे इस टाइम तेरी जरूरत है, मैं अगर टीम में आऊंगा तो अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे रहा है मैं नीचे से तुझे फिनिश करके दूंगा। तू भी कप्तान रहेगा, मैं भी टीम में रहूंगा तो पाकिस्तान को एक अच्छी जीत मिल सकती है। तो उसने मेरी बात ये सुनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को ये सोचना चाहिए था कि अगर लंबे अरसे के लिए कप्तानी करूंगा तो अपने साथ मैंने कुछ प्लेयरों को अटैच करना जिन्होंने मैच फिनिश करने हैं। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है कि मैं अगर कहूं कि वो सेल्फिश प्लेयर है, टीम का प्लेयर नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो एक उसका एक रोल है। वो मे बी अगर आमिर भाई इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि नंबर 3 पे अगर वो खेलता है तो वो ज्यादा रन करेगा। उसको ना एक आइडिया हो चुका हुआ है कि मैंने पहले 5 ओवर कैसे खेलने हैं, फिर 10 ओवर कैसे लेके चलना है, फिर मैंने अगले 5 ओवर कैसे लेके चलने हैं। उसके साथ कोई खेलने वाला होगा ना, वो साथ साथ खिलाता जाएगा ना, मिडल ऑर्डर को भी, हिटर को भी, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि नया बॉल वो एज ए ओपनर तो खेल रहा है, उसको एक जिम्मेदारी। चलें ठीक है, मैं एक्चुअली किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा, हमें सारे मैच एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, इस इंडिया पाकिस्तान मैच में आप दुबई में किसकी एज देख रहे हैं? देखिए, जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी वही जो है वो कामयाब होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, उसके बाद आपको आपने जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मिल जाएगा कि वनडे फॉर्मेट जो है वो डिमांड क्या करता है। वनडे फॉर्मेट में होता यह है कि यूजुअली टीमें आके इनिशिएटिव स्नैच करती हैं, आके अच्छा स्टार्ट हासिल कर लेती है, बैटिंग साइड कभी कभी बॉलिंग साइड कर लेती है, लेकिन मैच आके जो आपके हक में टिल्ट होता है वो मिडल ओवर्स में होता है। मेरे लिए जो ओडीआई मैच है वो 16वें ओवर से 35वें ओवर तक है। जो इस फेज को डोमिनेट करता है या कंट्रोल करता है वो मैच जीतता है। वनडे फॉर्मेट में मिडल ओवर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब आपने ये देखना है कि मिडल ओवर्स में टीम कौन सी तगड़ी है, कौन सी टीम है जिसके पास बॉलर्स हैं जो विकेटें हासिल कर लेंगे, किसके पास जो है वो ऐसे बॉलर हैं जो आउट नहीं कर सकते, किसके पास ऐसे बैट्समैन हैं कि वो 16वें ओवर से 35वें ओवर में वो डोमिनेट करेंगे। अगर आप ये सारी चीजें किसी भी टीम में देख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली फेवरेट है। आप किसको देख रहे हैं? देखिए, हमें कंसर्न है मिडल ओवर्स में, उसमें यह है कि हम विकेटें नहीं ले रहे, ठीक है। अब उसके लिए हमने ये देखना है कि मिडल ओवर्स में अगर जो बॉलर हमारे एंड में अच्छा नहीं करे उनको मिडल में लेके आना पड़ेगा। आपने जो लास्ट मैच खेला है ये फाइनल ट्रायंगुलर सीरीज का, उससे आपको जो है काफी चीजों का इदराक हो जाना चाहिए
कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में हमने जाके ये जो हमारे पास 16 प्लेयर्स हैं और उनमें से जो 11 खिलाने हैं उनकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, और उनकी यूटिलाइजेशन ऐसी होगी कि आपने उनको कंफर्ट जोन से नहीं निकालना, एक्चुअली आपने उनको कंफर्ट देनी है ताकि उनसे बेस्ट हासिल किया जा सके। तो अब ये एक तरह का इनकी जहानत का इम्तहान है। और जो अभी उमर अकमल बात कर रहे थे कि बाबर आजम को ये करना चाहिए था, ठीक है, उनको बेंच तगड़ा करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, ये उनका भी काम है। आप देखिए अभी आपने मेंटर्स लगाए हैं, 5 आपने बड़े नाम लगाए हैं, और अगर मैं होता उनको अपॉइंट करते हुए उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं ये डालता कि अभी मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, आपने मुझे ये मेंटरिंग के दौरान 2 प्लेयर्स ईच देने हैं जो पाकिस्तान को फॉरन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उनको मेंटर करें, कोच करें, जो करें, एंड ऑफ द सीजन आपसे हमें 2 प्लेयर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। माजद के साथ बार बार कहता हूं, माजद के साथ आप मेंटर्स को दे रहे हैं 50 लाख रुपया, और उनमें से कई मेंटर्स आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बहुत अदब के साथ। नहीं, मैं वो छोड़ दें, क्वेश्चन मार्क्स को छोड़ दें। अगर आपने अपॉइंट किया है तो फिर ये उनको अपने ऊपर ओनस लेना चाहिए था ना कि हमने वी हैव टू शो समथिंग, जो हमें मिल रहा है उसके लिए हमने कुछ दिखाना है। तो अगर आप सिर्फ कॉफर्स ही भर रहे हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, तो फिर वो जो मैंने बात कही है कि ये जो क्रिकेट जिस हालात में है वो हम क्रिकेटर्स की वजह से ही है, बाकी किसी की वजह से नहीं है। ना आपने खराब की है ना किसी और ने खराब की है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। और हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर हमने पीछे को गलतियां की हैं उसको सुधारना पड़ेगा। अदरवाइज क्रिकेट का भी जो है वो हॉकी वाला ही हाल हो जाएगा। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी हो रही है, क्लब क्रिकेट तो आपकी है नहीं। लोग जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं। मैं कहता हूं जब तक आपकी क्लब क्रिकेट एक्टिव नहीं होगी, आपकी क्रिकेट के इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। आई एग्री विद यू। क्लब क्रिकेट से ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी ना। उमर, मुझे ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप क्या समझते हैं, किसके पास एज है? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो दुबई में लाइटों में ज्यादा बॉल इतना ब्रेक होता नहीं है, तो इंडिया के पास स्पिन अटैक ज्यादा है। अगर वहां पे अगर ये पाकिस्तान टीम अगर पहले बॉलिंग करती है तो पाकिस्तान को एक एज मिल सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा एज मैं इंडिया को इसलिए दूंगा कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। उनके आईपीएल के प्लेयर उनके पास हैं। अगर जैसे बुमराह उनके पास नहीं आए तो उनके और भी बॉलर्स हैं जो कि वो डोमिनेट कर सकते हैं पाकिस्तान बैट्समैनों पे। तो थोड़ा सा एज मैं इंडिया को दूंगा क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस है वो अभी इन फॉर्म चल रहा है। जैसे हमारा बाबर है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। मेरी दुआ है कि वो बड़ा स्कोर कन्वर्ट करेगा तो पाकिस्तान टीम एक अच्छा टोटल करेगी और पाकिस्तान प्रॉब्लम है कि बड़ा स्कोर कन्वर्ट करने के लिए बड़ी गेंदें भी जाया कर देता है ना, वो कौन सा को तेज खेलता है अपना। क्योंकि इसमें इंडिया को ये है ना कि पाकिस्तान अभी सिर्फ एक स्पिनर, रेगुलर एक स्पिनर के साथ जा रहा है, बाकी पार्ट टाइम बॉलर हैं, ऑलराउंडर्स हैं। तो इंडिया इस चीज को सामने जरूर रखेगा कि भाई अगर एक इनका मेन स्पिनर है तो अगर हम इस पे चांस ना लें, जो इनके पार्ट टाइम बॉलर आएंगे उस पे चांस। उमर, आपको मैं एक बात बताऊं, आप तो उम्र में छोटे हमसे बहुत, लेकिन पूरी दुनिया में 50 ओवर मैच में जो ट्रेंड सेटर रहे हैं ना वो आमिर सुहेल और सईद अनवर रहे हैं, और फिर जय सूर्या वगैरह ने इनकी नकल में आके हिटिंग शुरू की थी। बट इन्होंने हमें बताया था कि पावर प्ले को पावरलेस किस तरह करना। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं खुद आमिर भाई की और सईद भाई की पार्टनरशिप देखता था, मैचेस देखता था, और मुझे तब से ही शौक हुआ था कि मैंने भी खेलना है। और जैसे आमिर भाई ने एकेडमी का चार्ज लिया था, मैं तो इनके हाथों से ही निकला हूँ। आमिर भाई को पता है कि मैं उस वक्त क्लब क्रिकेट, ये गुनाह आमिर भाई का ये गुनाह आमिर भाई का नहीं, गुनाह नहीं है, उनकी मेहरबानी है कि उनकी नजर थी मेरे पे। और उस वक्त मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो आमिर भाई एकेडमी के हेड बने थे। तो आमिर भाई ने पाकिस्तान के हर शहर से लड़कों को परमिशन दी थी एकेडमी में आके रहने की, उनका खाना पीना फ्री किया हुआ था और उनको एक अच्छी सहूलत दी हुई थी। और क्लब कौन सा था आपका उमर? जी, क्लब कौन सा था?
मेरा क्लब मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर था। जैसे आमिर भाई ने अभी बात की कि अब ये हमारी, देखें, क्लब, मॉल टाउन ले लें आप, उस वक्त ग्रीन्स ले लें मॉल टाउन का आप, जी जी जितने क्लब्स थे, जिमखाना ले लें, पीएनटी जिमखाना ले लें, आप यूनिवर्सल ले लें, ये सारे क्लब जो थे, इनको निकाल दें तो एक भी क्रिकेटर नहीं आगे निकल सकता जिनको हम मैं जानते आपको हैं। यही चीज बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे आमिर भाई ने अभी बोला ना कि हमारी क्लब क्रिकेट हमें स्ट्रांग करनी पड़ेगी, स्कूल क्रिकेट स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आप बिलीव करें आमिर भाई, पहले क्लब क्रिकेट होती थी ना तो एक खूनख्वार मैचेस हो रहे होते थे कि हाँ, मॉर्टन ग्रीन्स के साथ वो मैच है, विक्टोरियस को और हमारा किसी और यूनिवर्सल के का साथ। मैच ऐसे लगता था कि अपना वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आप यकीन माने कि ये मैंने अभी 3-4 महीने से मैं क्लब के मैचेस खेल रहा हूँ, टूर्नामेंट के मैचेस खेल रहा हूँ जो कि पीसीबी करवा रहा है। आप बिलीव करें, अगर वो मैं आपको उसकी कंडीशन बताऊं ना कि मैं, मेरे जैसा प्लेयर जो क्लब क्रिकेट छोड़ता ही नहीं है, मैंने क्लब के ऑनर को जाके स्पेशली कहा कि इस तरह के मैच हो, प्लीज मुझे ना बुलाया करें, टाइम जाया करने वाली बात है। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो उस क्लब ने एक वोट लेने के लिए लाहौर रीजन को वो वोट डालना है और उस बंदे ने अपना एक प्लेयर खिलाना है लाहौर की तरफ से, कि हमारी क्रिकेट का ये हाल हो चुका हुआ है कि सिर्फ एक वोट के लिए वो एक अलहदा 8-10 लड़के पकड़ते हैं, वोट मिल जाता है, पीसीबी वोट दे देता है। ये नहीं देखता कि भाई इनके क्लब में कितने लड़के हैं और क्या ये मैचेस कितने खेलते हैं, इनके पास अपना ग्राउंड है कि नहीं है। वो सिर्फ एक वोट के फेयर चक्करों में उनको वोट देते फेयर हैं। इनफ। और क्लब क्रिकेट इतनी खराब हो चुकी हुई है ना लाहौर की, मैं आपको बता नहीं सकता कि पहले अगर हम लोग कराची जाते थे या कहीं जाते थे ना, वहां पे हमारी लाहौर की क्रिकेट की तारीफ होती थी कि भाई अगर मैचेस देखने ना, अगर क्लब क्रिकेट के भी, तो लाहौर जाके देखो। आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं यार आपकी लाहौर की क्रिकेट ही सारी खत्म हो गई है। ले उमर अकमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वैसे आमिर, मैं इससे एग्री करता हूँ इस बात पे कि क्लब क्रिकेट हमारी बहुत वीक हो गई है, जो आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन एक और बात भी है कि हमारी स्कूल्स में भी नहीं हो रही, और हमारे बच्चों को एक्सरसाइज से ज़्यादा, ग्राउंड पे एक्सरसाइज ज़्यादा, जिम जाने का शौक पड़ गया। ये बीमारियां भी तो आ गई हुई है ना। देखिए, आपको हर चीज का जो है, अगर कोई गलती है तो उसको आप सुधार भी सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे घरों में स्कूल खुल गए हुए हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो भी इम्प्रोवाइज हो सकता है, लेकिन उसके लिए विल होनी चाहिए ना। अब विल ही नहीं है। जब आपको पता है कि स्पोर्ट्स जो है वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है। देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपका हर तरह का इमोशन जो है ना वो बाहर लेके आती है, और फिर एज ए पर्सन आपको वो इमोशंस को डील करना भी सिखाती है स्पोर्ट्स। आप हारते हैं तो आप ग्रेसफुली लर्न करते हैं कि आप हारे हैं, आपने अगले को अप्रिशिएट करना है। अगर गुस्सा चढ़ रहा है तो आप उसको स्कूल करने की कोशिश करते हैं, बाकी चीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अब देखें, आपकी यूथ जो है इतनी अनरेस्ट और थोड़ी सी जो है, आप ये कह लें कि अग्रेसिव या वायलेंट कह लें, वो इसी वजह से है। दे डोंट नो हाउ टू डील विद देयर इमोशंस। तो जब तक हमारे स्कूल्स दोबारा से उनको हम एक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेके आएंगे, ये बड़ा डेट्रीमेंटल है आपकी यूथ के लिए। एंड अथॉरिटीज, उनको परवाह नहीं है ना। अगर परवाह हो अवाम की तो फिर सोचे ना इन सारी चीजों की। आमिर मेरे साथ रहिएगा, लेकिन जब एक ब्रेक से आऊंगा तो पहला सवाल आपसे होगा ना, वो ये होगा कि बाबर आजम को क्या ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो स्लो बहुत कर देते हैं। तो डू वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ओवर देयर और नॉट? बट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आमिर सुहेल साहब से एक सवाल पूछा था, अब वो आगे। आमिर साहब, ये मुझे बताइएगा कि बाबर आजम को ओपनर क्यों खिलाएं? वो हमें देखा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, एंड डेफिनेटली व्हेन ही इज नॉट इन फॉर्म तो पूरी टीम जो अंडर प्रेशर आ जाती है। क्या उनकी कोई और जगह नहीं बनती? देखिए, सबसे पहले तो आप जनवरी में जाएं, 3 जनवरी को, जब साइम अयूब को इंजरी हुई और आपको पता लग गया कि इसको टाइम लगेगा, तो उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस थे, अब्दुल्ला शफीक या कोई और ओपनर जो आपने लाइनअप किया हुआ था, आपने कोचेस से बात करनी थी कि यार हमें ये अब्दुल्ला शफीक रेडी चाहिए, अगर इसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करो, हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसकी अवेलेबिलिटी चाहिए, या ट्रायंगुलर सीरीज से पहले इसकी अवेलेबिलिटी चाहिए, या सिलेक्टर्स थे किसी और को देखते। अनफॉर्चुनेटली आपको कोई सूटेबल ऑप्शन नजर नहीं आई। अब्दुल्ला शफीक पे काम नहीं हुआ,
दूसरा कोई ओपनर था, आप उसके ऊपर जो है वो अपना डिसीजन नहीं कर पाए। सो यू रिजॉर्टेड टू के चले बाबर आजम को ओपन करवाते हैं। यूजुअली आप ओपन उसको करवाते हैं मेक शिफ्ट जिसकी फॉर्म अच्छी लगी हो। यहां पे आपको बाबर आजम को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा कि काफी अरसे से साउथ अफ्रीका में उन्होंने रन्स किए, थोड़ा सा उनका वो जो एवरेज है नीचे आई हुई थी, और प्लेयर्स जो हैं जब वो थोड़ा सा उनकी प्लेस भी खतरे में हो, ये वो हो, तो वो रिलक्टेंट होते हैं कि यार मैं पहले अपनी तो जगह जो है वो कर लूं। उन्होंने सेल्फलेस होके ओपन के लिए वो तैयार हुए। अब उनको इस्तेमाल किस तरह करना है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। जब आप उनको फखर के साथ ओपन करा रहे हैं तो उनका काम है ऑड बाउंड्री या स्ट्राइक उनको हैंडल करना, बिकॉज इज अ बाउंड्री हिटर, और वो सिंगले दुक्कों के ऊपर वो रिलाई नहीं करते। फखर जमान आपने ठीक है बाबर को कराई, लेकिन बाबर का रोल जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए था। हां, अगर बाबर आउट होते हैं तो नंबर 3 के ऊपर साउथ शकील, सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर जो गेंद को नच करेंगे, स्ट्राइक जो है वो फखर जमान को देते रहेंगे। अगर फखर जमान जल्दी आउट होते हैं, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बाबर आजम। अब उसको किस तरह काउंटर करना था, आपको नंबर 3 पे आपने वो नंबर 3 जो है वो फिक्स्ड नहीं करना था। आपने वहां पे किसी ऐसे प्लेयर को रखना था कि वो भी बाउंड्री हिटर हो, ताकि बाबर आजम जो है वो 10वें 12वें ओवर में जो आके आउट हो रहे हैं, तो वो जब 10-12 ओवर सरवाइव कर लेंगे, देन ही टेक्स ओवर, कि उनके बेल्ट के अंदर 40-50 रन लगे हुए हैं, देन ही विल स्टार्ट टू प्ले फॉर द टीम, जो अपना रोल रिवर्स करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा जो है वो रोल जो है और जो पूरी तरह आपने जो कॉम्बिनेशन थॉट आउट नहीं किया हुआ। लेकिन आई थिंक ये जो ट्रायंगुलर सीरीज, आमिर ये बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आई नो इट एंड यू नो इट कि जो 3 साल से उनकी परफॉर्मेंस है, आप उनको जिस जगह पे भी खिलाएंगे ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। क्यों नहीं समझ आ रही ये बात? देखिए, एक चीज आपको अब शुरू में जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो रही थी, बाबर आजम का टेक्निकल एक फ्लॉ था बांग्लादेश की सीरीज में भी, लेकिन अब अगर आप देखें तो वो उन्होंने थोड़ा बहुत उसको ओवरकम किया है। और जब आप आउट ऑफ फॉर्म की बात करते हैं, देखिए हर गेंद तो उनके बल्ले में लग रहा है, ठीक है, 30-35 जो या 20-30 जो कर रहे हैं वो बल्ले में बीच बल्ले में लग के हो रहा है। तो इसका मतलब है कि फॉर्म और टेक्निकली ही इज देयर, द ओनली थिंग इज कि एक बड़ी इनिंग्स चाहिए उनको टू गेट बैक टू हिज नॉर्मल सेल्फ। आई थिंक ये चीज आपको नोट करनी है कि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हो तो उसके बल्ले के बीच में जो है वो गेंद जो है कंसिस्टेंटली नहीं लगता, उनके बल्ले में लग रहा है। जो उनका कॉन्फिडेंस जहां पे लैक हो रहा है, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। इसलिए मैंने कहा है कि मेरा आज ये सवाल मैंने किया था सुबह को, आमिर, मेरी ज़हीर अब्बास से बड़ी लंबी बात हुई है, और वो ज़हीर अब्बास जो है ना वो बड़े स्कोर के कन्वर्जन के माहिर थे, कि वो 30-40 पे अगर वो चले जाते थे तो फिर उसके बाद उनको रोकना एक नामुमकिन बात होती थी ज़हीर अब्बास को। 100 सेंचुरियां की, 100 सेंचुरियां, एशियन ब्राडमैन, तो व्हाट अ मैन। लेकिन मैंने उनको पूछा कि जेड बाबर को गाइड क्यों नहीं करते कि उसका जो फ्लो है कन्वर्जन करने के लिए, जो आप बात कर रहे हैं। तो ही सेड यार विराट कोहली आ गया सी मेरे को ऐत कदे नहीं आया, यानी अगर कोई मेरे पूछेगा ही नहीं तो मैं उसको क्या बताऊंगा, खुद से तो नहीं मैं बता सकता। तो ये यंगस्टर्स हमारे जो है ना, ये मैं यहां पे नहीं मैं आपको बताता हूं, ये यंगस्टर का कसूर नहीं है, ये जो कल्चर डेवलप हुआ है ना, ये सारा उसका कसूर है। देखिए, अगर कोई लड़का मेरे पास आके पूछेगा, ओए तू एदे कोल कोई क्या ऐसा है, वो कोई और जाएगा किसी और के पास, ओए तू ओदे अल क्यों गया ऐसा। सो दे टेक ऑफेंस, और फिर प्लेयर जो है उससे सफर करता है। तो ये जो कल्चर हो गया हुआ है उसके ऊपर जो है प्लेयर जो है वो बहुत ज्यादा जो है मोहतात हैं, बहुत ज्यादा मोहतात हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा कसूर है जी, ये हम क्रिकेटर्स का कसूर है। ये जो बात यहां तक पहुंची है, और जब तक हम लोग अपनी गलतियां दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये तो होता रहेगा। अब बाबर, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ज़हीर अब्बास साहब के साथ की तरफ क्यों नहीं गया, तो ये एक कल्चर क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद अब जो है वो प्लेयर्स जो हैं
वो चूंकि इनके साथ काफी ज्यादा काम कर चुके हैं कोचेस के साथ, कि अब वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते कि यार इनको तो पता ही कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक कोचिंग मैनुअल अपना लिखना पड़ेगा, जो आपको दोबारा से सारे कोचेस को पढ़ाना पड़ेगा, और फिर नए सिरे से आपको ऑस्ट्रेलियन मैनुअल पढ़ते ही है ना आखिर हम, कहीं। और इतना टफ मैनुअल है, वो पढ़ते ही हैं, अपने एम्पायर्स को भी पढ़ाते हैं, कोचेस को भी पढ़ाते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। चलो अंग्रेजी च लिखा है। ठीक है, बट वेरी क्विकली मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन। एक नहीं आप एक ठहर जाए। कोचिंग मैनुअल में आपने भी पढ़ा होगा कि बल्ले के ऊपर वी होना चाहिए, उसकी जो है रुख किधर होना चाहिए, पढ़ा आपने? आपको कहीं ये पढ़ने को मिला है कि इस वी का यूसेज क्या है सिवाय रखने के? नहीं। आपने कहीं पढ़ा है? नहीं। ठीक है, ये पढ़ाने की जरूरत है ना। ये चीजें जो एक्सप्लेन नहीं है, जब तक वो आप अपने कोचेस को नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो उनको भी जो है वो सही तरह इदराक नहीं होगा चीजों का। जब उनको खुद इदराक नहीं है चीजों का, वो आगे से उसको ट्रांसफर किस तरह करेंगे? सो इसलिए मैं कह रहा हूं अपना कोचिंग मैनुअल लिखें, जिसमें हर चीज जो है वो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो, जो वो खुद भी समझे और प्लेयर भी अच्छे तरीके से समझ सके। और मैंने जब मैं डायरेक्टर एकेडमीज था और गेम डेवलपमेंट था, मैंने वहां पे अपने प्लेयर्स के लिए जो था वो मैंडेटरी किया कि वो भी कोचिंग कोर्स करें। और उसकी वजह यह थी कि एक प्लेयर को भी कोचिंग कोर्स का पता है, जब वो कोच से बात करेगा तो अगर कोच जो है वो थोड़ा सा जो है वो सही समझाए नहीं लगे तो थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, तो थैंक यू आमिर, पैदा होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू उमर अकमल। आप देख रहे हैं अल्लाह करे कि पाकिस्तान कल से चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करे, इसी दुआ के साथ अल्लाह।